हेलो एवरीवन, आज हमें गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको थोड़ा देखेंगे। ऑर्डर डेटेड है 19 अप्रैल 2021। केस लॉ डिस्कस करने से पहले हम जो रिलेटेड सेक्शंस है उनको देखेंगे। पहला सेक्शन है 83(1). 83(1) ये बोलता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग जो है 62, 63, 64, 67, 73, 74 में अगर चालू है और कमिश्नर को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ज़रूरी है, तो वो एक ऑर्डर जो है इन राइटिंग में देंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, वो मेंशन करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट भी टैक्सेबल पर्सन से जो रिलेटेड है उसको प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। 79(1) क्या बोलता है? 79(1) ये बोलता है कि अगर इस एक्ट के अंदर में कोई पैसा जो था वो पेबल था और जो है अगर आपने पे नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, अलग अलग तरीके से जो है वो उसकी रिकवरी के लिए वो शुरुआत कर सकता है। तो अपने लिए जो रिलेटेड है हम उसको थोड़ा देखेंगे। अपने लिए जो है 79 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी रिलेटेड है, रिलेवेंट है। तो अब इसमें क्लॉज सी का जो पार्ट 1 है वो क्या बोलता है, सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि जिसने डिफॉल्ट किया उसका कोई पैसा आपके पास में पेंडिंग है या इन फ्यूचर पेंडिंग होगा, या उसका कोई पैसा आप अभी फिलहाल जो है आप होल्ड कर रहे हो या इन फ्यूचर आप उसके बिहाफ पे आप होल्ड करने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नोटिस जो है सर्व होगा उस नोटिस पीरियड के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को जो है आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जिसको सब क्लॉज 1 में जो है नोटिस दिया गया उसको जो है उस नोटिस को कंप्लाई करना है। और पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस के लिए बोला कि भाई आपको ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको पासबुक वगैरह, डिपॉजिट रिसीव, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। सब क्लॉज 3 क्या बोलता है कि जिनको सब क्लॉज 1 में नोटिस इशू किया गया है, अगर वो जो है पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको जो है डिफॉल्टर मान लिया जाएगा और उसके बाद में जो एक्ट में रूल्स जो बने हैं उस अकॉर्डिंगली उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सब क्लॉज 4 क्या बोलता है? सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि जिनको दो ऑफिसर जो है वो सब क्लॉज 1 में जिसको नोटिस दे रहा है तो उस नोटिस में वो अमेंडमेंट कर सकता है जैसा उसको रिक्वायरमेंट रहेगा। वापस हम क्या करते हैं, सब क्लॉज 5 की तरफ जाते हैं। तो सब क्लॉज 5 क्या बोलता है कि अगर आपने सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली आपने आपका कंप्लायंस किया तो इन द आई ऑफ लॉ ये माना जाएगा कि आपने आपकी जो है लायबिलिटी जो है अच्छे तरीके से आपने डिस्चार्ज कर दी है। मतलब अब वो जो व्यक्ति है जिसने डिफॉल्ट किया है वो आपके खिलाफ में ऐसा कोई रिकवरी का जो है सूट ऐसा कुछ फाइल नहीं कर सकता। सब क्लॉज 6 क्या बोलता है कि any person discharging any liability of the person in default after service on him of the notice issued under सब क्लॉज 1, मतलब कि आपको नोटिस इशू कर दिया गया सब क्लॉज 1 के अंदर, उसके बाद में आपने जो है अगर पेमेंट कर दिया तो आप पर्सनली लाइबल हो जाओगे गवर्नमेंट को। तो नोटिस इशू होने के बाद में आप जो है वो पैसा उसको नहीं पे कर सकते हो। सब क्लॉज 7 क्या बोलता है? वेयर अ पर्सन ऑन हुम अ नोटिस इज सर्व अंडर सब क्लॉज 1 प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन। तो सब क्लॉज 1 में आपको नोटिस इशू हुआ और आपने जो है ऑफिसर को ये सेटिस्फाई कर दिया कि जो आप हमसे पैसा मांग रहे हो वो ना तो मेरे पास ड्यू है उस व्यक्ति का, ना होने वाला है, ना मैं उसके बिहाफ पे कोई पैसा होल्ड कर रहा हूँ, ना इन फ्यूचर में मैं होल्ड करूँगा। तो क्या माना जाएगा कि भाई ये जो सेक्शन के अंदर में आपको जो चीज़ें करनी थी वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, जो केस है उस पर आते हैं। पिटिशनर क्या था? पिटिशनर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और वो क्या कमीशन एजेंट का काम कर रहा था। उसको पता चला कि उसका जो सेंट्रल बैंक का बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर लिया गया है और उसको कोई ऐसे नोटिस वगैरह ऐसा कुछ अटैचमेंट वगैरह कुछ मिला नहीं, और जो फ्रीज हुआ वो प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिस से हुआ, मुंबई से। बैंक में उसने अप्रोच किया तो बैंक में भी उसको कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ, जब ये जो है प्रिंसिपल कमिश्नर मुंबई के ऑफिस में पहुंचे, उनसे भी पूछा गया भाई क्यों फ्रीज किया गया, तो उन्होंने जो है प्रॉपर जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओरली ऐसा बोला कि भाई आपका जो है उस पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन है जो जिसने ऑलरेडी CGST एक्ट में जो है उसने ब्रीच किया है प्रोविजंस को। फिर उसने RTI में जब एप्लीकेशन फाइल की तो जो है प्रिंसिपल कमिश्नर ने ये जवाब, ऑफिस की तरफ से ये जवाब आया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो जो है इन्वेस्टिगेशन को जो है डीरेल कर सकती है या उसको अफेक्ट करेगी, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। वापस
डिपार्टमेंट ने कंटेंशन क्या क्या कोर्ट के सामने रखा है वो अपन थोड़ा सा देखेंगे कि किस वजह से जो है उन्होंने अटैचमेंट किया। हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने जो है फेक इनवॉइस जो है लेके उसने रिफंड क्लेम किया, मतलब एक्सपोर्ट किया और उसके अगेंस्ट में फेक आईटीसी लेके उसने जो है रिफंड क्लेम कर लिया। और रिफंड का अमाउंट कितना था, 3 करोड़ 15 लाख। और जब उसने रिफंड क्लेम किया तो जिस अकाउंट में क्लेम किया, तो डिपार्टमेंट ने जब वहाँ पे उस बैंक को अप्रोच किया, इस केस में यूनियन बैंक है, तो उन्होंने पता चला कि 3 करोड़ 15 लाख में से 48,25,000 का जो अमाउंट है वो क्या है, वो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब ये जो अपने केस में जो जिसने अपील फाइल की है, जिसने रिट फाइल किया है, उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने जो सेंट्रल बैंक था उनको जो है एक कम्युनिकेशन वहाँ से भेजा कि आप क्या करिए, ये 48,25,000 जो अमाउंट है उसको आप होल्ड पे कर दीजिए, ऐसा करके उन्होंने ये चीज़ बोली है। ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से है। अब कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है, कोर्ट का जजमेंट ये रहा कि भाई आपके केस में जो है कोई प्रोसीडिंग चालू नहीं थी। जब प्रोसीडिंग चालू नहीं थी तो आप 83 जो प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है वो आप इन्वोक ही नहीं कर सकते हो। और अगर अजम्पशन ये भी लिया जाए कि आपके इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में ऐसा कुछ आपके हाथ में ऐसी जानकारी आई है जिससे ये पता चलता है कि भाई इसका जो है जो एलिजेड जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ में कोई रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को आपने अगर उजागर कर दिया तो इस बेसिस पे आपको कोई जुडिक्शन नहीं मिल जाता है कि आप जो है थर्ड पार्टी के ऊपर आप 83 इन्वोक कर सको। दूसरा क्या हुआ कि 79 के अंदर में बॉम्बे हाई कोर्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग इस व्यक्ति के खिलाफ भी चालू हो गई, मतलब जिसने यहाँ पे अभी रिट पिटीशन फाइल की है, पिटीशनर के खिलाफ भी शुरू हो गई है। और कोर्ट ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि भाई ये एज ऑन डेट अभी पेंडिंग है। हम इतना सिर्फ बोलेंगे कि जो 79 में आपने जो रिकवरी प्रोसीडिंग आपने शुरू की है वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ चलेगी, अभी हमको उस पर जो है अपना कोई जजमेंट ऐसा पास नहीं करना है। ऐसा करके जो है कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया। अब क्या हुआ कि 79 अभी जो पिटिशनर था उसने क्या किया था, उसने जो पिटीशन फाइल की उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो 83 का जो है अटैचमेंट था उसके खिलाफ में उसने पिटीशन फाइल की थी। और पिटिशनर की तरफ से ये बोला गया कि जब जैसे ही आपका जजमेंट जो है आ जाएगा फिर हम बॉम्बे हाई कोर्ट में सेक्शन 79 के अंदर में जो हमारे ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग जो शुरू हुई है हम उसको भी चैलेंज करने वाले हैं, ऐसा करके पिटिशनर की तरफ से क्लेम किया गया था। तो अब इससे क्या एक फाइनल अपने को कंक्लूजन बोल सकते हैं, मिल सकता है कि अगर 83 में हम जो है प्रोसीडिंग कब शुरू कर सकते हैं, जब ये हमारे ऊपर 62, 63, 64, 67, 73, 74 की अगर हमारे ऊपर जो है कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग चालू है तभी हम कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारे जो है बैंक अकाउंट को ऐसा अटैच नहीं किया जा सकता। और 79 का इससे 83 से हम इंटरलिंकिंग नहीं कर सकते, ऐसा करके भी हम जो है इससे केस लॉ से जान सकते हैं। थैंक यू।